हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर को, जो चैप्टर 10 है क्लास 12th के बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पिछले वाला जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस, मेक श्योर पहले उस चैप्टर को आप फिनिश करें, देन इस चैप्टर को स्टार्ट करें। एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी के दोनों ही चैप्टर्स में इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी, नीट में क्वेश्चंस भी इससे आते हैं अक्सर। और अब आजकल तो इससे क्वेश्चंस इंक्रीज़ कर दिया गया है नीट एग्ज़ाम में। सो मेक श्योर वो आप चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को कंप्लीट करके ही इस चैप्टर को स्टार्ट करें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये चैप्टर बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी जिसे हमने पिछले क्लासेस में समझा है, पिछले वीडियोस में समझा है, उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड है। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन यूज़ होता है डायग्नोज करने में, थेरेपीज़ में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में, एग्रीकल्चर के लिए, प्रोसेस्ड फूड के लिए, बायो रेमेडिएशन के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं बायोटेक्नोलॉजी के। वो क्या 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं? पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। बेस्ट कैटलिस्ट को प्रोवाइड करना एक इम्प्रूव्ड फॉर्म का ऑर्गेनिज्म के तरह, जो यूजुअली एक माइक्रोब होगा या एक प्योर एंजाइम होगा। दूसरा क्या है? क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। कैटलिस्ट के एक्ट करने के लिए एक ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करना इंजीनियरिंग के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। थर्ड जो है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जो प्यूरीफाई में यूज़ होगा। हमने समझा था कि ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। लास्ट क्लास में भी हमने ये बात समझी थी। तो ये प्रोटीन या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके प्योरिफिकेशन में यूज़ होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होता है इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को, और स्पेशली फील्ड में जो फूड प्रोडक्शन के लिए होता है और हेल्थ के लिए। सबसे पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस हैं वो समझते हैं। सबसे पहले है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये 3 टाइप के एग्रीकल्चर हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी ये फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज़ ला सकता है। ये 3 ऑप्शंस हैं इसमें। यहाँ नेक्स्ट गिवन है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ना फूड सप्लाई जो था वो ट्रिपल हो गया था, 3 टाइम्स बढ़ चुका था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। लेकिन ये जो 3 टाइम्स ट्रिपल जो हो चुका था फूड सप्लाई, ये भी काफ़ी नहीं था ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए। यील्ड्स के इंक्रीज़ जो थे वो हो चुके थे इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज़ के इस्तेमाल करने की वजह से, लेकिन बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं थे। लोगों को फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनका यूजेस नहीं पता था। तो नो बट मेनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देखो यील्ड में इंक्रीज़ क्यों आया? यील्ड में इंक्रीज़ आया इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज़ के यूज़ से, एक बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस के यूज़ से और एग्रोकेमिकल्स के यूज़ से, जो फर्टिलाइज़र्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब चीज़ों की वजह से यील्ड में इंक्रीज़ आया। फार्मर्स जो हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के,
उनके लिए एग्रोकेमिकल्स यानी फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स ये एक्सपेंसिव है। ये यील्ड तो इंक्रीज़ कर देते हैं लेकिन एक्सपेंसिव है उन लोगों के लिए। Further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding. कन्वेंशनल ब्रीडिंग की वजह से पॉसिबल नहीं है यील्ड में इंक्रीज़ लाना जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ प्रेजेंट है उनमें से। जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक है वो ये डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, वो सफिशेंट क्रॉप इम्प्रूवमेंट नहीं दे पा रहा था। तो दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं, वो डेवलप हुआ। ये साइंटिस्ट्स ने लर्न किया था 1950s में। पूरे प्लांट को रीजेनरेट करना एक्सप्लांट्स से, यानी एक्सप्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स का कोई भी पार्ट जो निकाला जाता है प्लांट से और उसको ग्रो किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, स्टेराइल कंडीशंस में, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स देके। तो जो ऐसी कैपेसिटी है कि पूरे के पूरे प्लांट को किसी भी सेल या एक्सप्लांट से ग्रो किया जा सके, जनरेट किया जा सके, उसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी क्या है कि कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट। किसी भी प्लांट के सेल या उसके एक्सप्लांट से पूरे प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी को टोटीपोटेंसी कहते हैं। टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है। ये ज़रूरी है जानना कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो कार्बन का सोर्स प्रोवाइड करे, जैसे कि सुक्रोज, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रोवाइड करे, वाइटामिन्स प्रोवाइड करे, अमीनो एसिड्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के, इन मेथड्स के एप्लीकेशन से ये पॉसिबल हो चुका है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को के प्रोपगेशन को अचीव करना, वो भी कम समय में, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। और ये जो मेथड है जिससे प्रोड्यूस होते हैं थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स टिश्यू कल्चर की वजह से, टिश्यू कल्चर से जो इतने थाउजेंड्स में प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसे माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल प्लांट से जहाँ से इन्हें ग्रो किया जाता है, तो इन्हें सोमा क्लोन्स कहा जाता है क्योंकि ये आइडेंटिकल होते हैं उस प्लांट से जहाँ से इनको ग्रो किया गया था। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट्स हैं जैसे कि टोमेटो, बनाना, एप्पल, इन सबको कमर्शियल स्केल पर इस मेथड से यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। और जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस मेथड का वो है रिकवरी करना प्लांट्स का डिजीज़्ड प्लांट्स से। जो डिजीज़ प्लांट्स है उससे वो रिकवर होके हेल्दी प्लांट्स फॉर्म करे, इसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। अगर कोई भी प्लांट इन्फेक्टेड है किसी वायरस से, तो जो उसका मेरिस्टम है यानी कि एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टम, वो उस वायरस से फ्री होता है। चाहे वो कोई भी प्लांट हो, चाहे वो कोई भी वायरस से इन्फेक्टेड हो, बट उसका मेरिस्टम अनएफेक्टेड होता है, वायरस से फ्री होता है, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। मेरिस्टम को रिमूव करके इन विट्रो कंडीशन में ग्रो किया जाएगा ताकि वायरस फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन किया जा सके। वायरस फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन करने के लिए जो भी वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट है ना, उसका मेरिस्टम को निकाल लिया जाए, मेरिस्टम को उससे रिमूव कर दिया जाए और इन विट्रो कंडीशंस में उसे ग्रो किया जाए ताकि हमें जो वायरस, जिस प्लांट में वायरस था वैसा ना मिले, वायरस फ्री प्लांट मिले। तो साइंटिस्ट ने कल्चर किया है मेरिस्टम से और सक्सीड हो चुके हैं बनाना के मेरिस्टम, शुगर केन, पोटैटो एक्सेट्रा। साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया है प्लांट से सिंगल सेल्स को और आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर, देखो सेल वॉल्स को डाइजेस्ट कराने के बाद वो आइसोलेट जो नेक्ड प्रोटोप्लास्ट हैं, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं प्रोटोप्लास्ट जो अब नेक्ड हो चुके हैं, उन्हें आइसोलेट किया जा सकता है सेल वॉल्स को डाइजेस्ट करा के। अब जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट हैं
वो 2 डिफरेंट वैरायटीज़ से प्लांट्स के हो सकता है, और इस दोनों में से जो हर एक हो वो उसका डिज़ायरेबल कैरेक्टर हो, वो फ्यूज्ड करके बनाया जा सकता है हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। वो फर्दर ग्रो कराया जाएगा एक नए प्लांट में। तो ऐसे हाइब्रिड्स को सोमैटिक हाइब्रिड्स बोला जाता है। जब उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करा के जो नेक्ड प्रोटोप्लास्ट हैं उनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर डाल के फ्यूज्ड कराया जाए हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए, जो नए प्लांट को बनाएगा, और इस हाइब्रिड्स को सोमैटिक हाइब्रिड्स कहेंगे, और इस प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। एक सिचुएशन इमेजिन करने को दिया गया है कि जब जो प्रोटोप्लास्ट है टोमेटो का, उसे फ्यूज़ किया जाए पोटैटो के साथ और उन्हें ग्रो किया जाए, तो वो फॉर्म करेगा एक नया हाइब्रिड का प्लांट, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक होंगे टोमेटो के भी और पोटैटो के भी। तो ये अचीव किया जा चुका है फॉर्म, और जो फॉर्म हुआ था इन दोनों से वो उसका नाम दिया गया पोमैटो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये प्लांट था उसके पास डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशन नहीं थे कैरेक्टरिस्टिक के, जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन में यूज़ हो सके। जो पोमैटो बना उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन में कमर्शियली यूटिलाइज़ किया जा सके। तो यहाँ पे सिचुएशंस दिए गए हैं, सबका आंसर है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ ही एक पॉसिबल सिचुएशन है, पॉसिबल सॉल्यूशन है। Plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are genetically modified organism GMO, जिनके जीन्स को अल्टर किया जा सका है, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, फंजी हो या एनिमल हो, और मैनिपुलेशन से, तो उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं वो भी यूज़फुल होते हैं बहुत से तरीके में। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या होता है ये पॉइंट्स में गिवन है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज़ मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है क्रॉप्स वो ज़्यादा टॉलरेंट है एबायोटिक स्ट्रेसेस से, यानी कि कोल्ड हो गया, ड्रॉट हो गया, सॉल्टी हो गया एरिया, ज़्यादा हीट बढ़ गया, तो ये सब टॉलरेट कर लेगा क्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। उन्हें केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उस पर रिलायबल हो ही ना ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हो। तीसरा, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हार्वेस्ट करने के बाद जो लॉसेस हो जाते हैं उसे वो रिड्यूस करने में हेल्प करे। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो एफिशिएंसी है वो मिनरल यूजेस जो होता है प्लांट से वो इंक्रीज़ हो जाए, ये प्रिवेंट करेगा फर्टिलिटी सॉइल का जल्दी लूज़ ना हो। नेक्स्ट है कि एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाए फूड में। इसका एग्जांपल गिवन है गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए होता है जो ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हो गया, तो ये अच्छा बेनिफिट है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का। इन सब के एडिशन में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो यूज़ हो चुके हैं क्रिएट करने में टेलर मेड प्लांट्स में, जो सप्लाई करता है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज़ को स्टार्चेस, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्म में। कुछ जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्रीकल्चर में है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। पेस्ट से यानी कि कीड़े मकोड़ों से रेजिस्टेंट हो जाए प्लांट तो वो डिक्रीज़ कर देगा पेस्टिसाइड्स के यूज़ को। पेस्टिसाइड्स का जो अमाउंट यूज़ होता है ताकि कीड़े ना लगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जो बीटी टॉक्सिन है प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसको बीटी शॉर्ट में बोला जाता है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस को ये एक बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन,
जो बीटी टॉक्सिन जीन है उसे क्लोन किया जाता है बैक्टीरिया से और एक्सप्रेस किया जाता है प्लांट्स में, ताकि वो इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके बिना किसी इंसेक्टिसाइड के यूज़ से, और ये एक बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज़ हो सके। इसके एग्जांपल्स हैं बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एक्सेट्रा। तो जो बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis है, बीटी जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वो बीटी टॉक्सिन उस बैक्टीरिया से क्लोन किया जाता है और प्लांट्स में एक्सप्रेस कर दिया जाता है, ताकि जो प्लांट्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाए इंसेक्ट्स के लिए और इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत ही ना पड़े, एक बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज़ हो जाए। सो जो अब के आगे के टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू अटेंड द टेस्ट। थैंक यू सो मच यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है, सो थैंक यू वेरी मच।